गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे एकांकी संचय में लेसन नंबर 2 बहू की विदा। बहू की विदा के लेखक हैं विनोद रस्तोगी। थोड़ा सा हम विनोद रस्तोगी का परिचय ले लें। श्री विनोद रस्तोगी का जन्म सन 1923 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के शमशाबाद नामक गांव में हुआ। आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने कानपुर में रहकर स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा हिंदी में एमए किया। ये आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र में नाट्य निर्देशक के पद पर कार्यरत रहे। अब तक आपके कई उपन्यास तथा कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी रचनाओं में मानव जीवन की समस्याओं का बेखूबी चित्रण किया गया है। यहाँ पर हमने देखा लेखक का परिचय। अब हम देखेंगे पात्र परिचय कि इस लेसन के अंदर कौन कौन से पात्र हैं। तो सबसे पहले है जीवनलाल। जीवनलाल एक धनी व्यापारी है जिसकी उम्र 50 वर्ष है। राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी है जिनकी अवस्था 46 वर्ष है। रमेश जो जीवनलाल और राजेश्वरी का बेटा है, पुत्र है और अवस्था उसकी 22 वर्ष है। कमला रमेश की पत्नी है और अवस्था 19 वर्ष है। प्रमोद कमला का भाई है और उसकी उम्र 23 वर्ष है। देखा आपने सभी पात्रों का पहले परिचय देखा कि जीवनलाल धनी व्यक्ति है, राजेश्वरी उनकी पत्नी है जीवनलाल की, और जीवनलाल का पुत्र रमेश है, कमला का भाई प्रमोद है। लेसन को समझने के लिए सबसे पहले हमें उनके पात्रों के जो पात्र हैं उनके विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम देखेंगे इनके जो पात्र हैं उन पात्रों का परिचय देखेंगे कि वो किस प्रकार के हैं, कौन अच्छा है, कौन स्वार्थी है, कौन लालची है। ये सब उनके पात्रों के परिचय के बाद ही आपको पता चलेगा। कभी कभी लेसन में इनके पात्र का परिचय पूछ लिया जाता है। एग्ज़ाम में जब आपकी एग्ज़ाम होती है तो एग्ज़ाम में इनके पात्र पूछ लिए जाते हैं कि जीवनलाल का परिचय दीजिए या जीवनलाल का चरित्र चित्रण बताइए, या कोई भी दूसरा भी कोई पात्र हो सकता है, कोई भी पात्र। इसीलिए आपको सभी पात्रों के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीवनलाल का परिचय। तो जीवनलाल बहू की विदा शीर्षक एकांकी का ये एक मुख्य पात्र है। जो एकांकी है, जो लेसन है, वह इन जीवनलाल के आसपास ही घूमती हुई दिखाई दे रही है। जीवनलाल एक स्वार्थी व्यक्ति है। जीवनलाल एक धनी होने के बावजूद भी वह दहेज का लोभी है। उसे दहेज के प्रति बहुत ही लालसा है। वह दहेज न मिलने पर बहुत ज़्यादा क्रोधित भी हो उठता है। जीवनलाल दहेज का लोभी है, इसलिए अपने पुत्र रमेश की पत्नी को मायके नहीं भेजना चाहता। जब जीवनलाल ने अपने पुत्र, जो उसके पुत्र का नाम है रमेश को जब रमेश की शादी कर दी, उसके बाद जो उसकी पत्नी आती है कमला, जिसका नाम होता है कमला, कम दहेज मिलने के कारण, कमला एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की है, तो शादी करने पर जब उसका विवाह हुआ तो विवाह करने पर उसे थोड़ा कम दहेज मिला। जितना दहेज कहा गया था उतना दहेज न मिलने के कारण वह क्या करता है, रमेश की पत्नी अर्थात कमला को मायके जाने के लिए इनकार कर देता है। वह कहता है कि तुम्हें मायके जाने की आवश्यकता नहीं है। जब तक जीवनलाल कहता है कि जब तक उसे पूरा दहेज
नहीं मिल जाता तब तक वह कमला की विदा नहीं करेगा, अर्थात कमला को मायके नहीं भेजेगा, मायके नहीं भेजेगा, क्योंकि उसे अभी पूरा दहेज नहीं मिला है। उसे पूरा दहेज मिल जाता तो शायद वह कमला को उसके मायके भेज देता, लेकिन जीवनलाल को जितना दहेज चाहिए था उतना दहेज न मिलने के कारण उसने कमला की विदा नहीं की। और जीवनलाल की भी एक बेटी है, जीवनलाल की भी एक बेटी है जिसका नाम गौरी है, लेकिन इसमें उसके बारे में ज़्यादा बताया गया नहीं है। लेकिन जो जीवनलाल की बेटी गौरी है उसकी भी शादी उसी समय होती है। वह अपने द्वारा दिए गए दहेज की प्रशंसा के पुल बांधता है। जब कमला की शादी होती है, अर्थात जब रमेश का विवाह होता है, तो उस समय रमेश की बहन गौरी का भी विवाह होता है। तो जीवनलाल को जब कम दहेज मिलता है तो जीवनलाल सामने जो प्रमोद होता है कमला का भाई, उससे कह कर और अपने समाज में कह कर दहेज देने की प्रशंसा करता है कि मैंने भी तो अपनी बेटी की शादी की है, मैंने अपनी बेटी में इतना दहेज दिया कि जिसने भी देखा वह इस शादी में वाह वाह करता हुआ गया, और मेरे दहेज देने की इतनी प्रशंसा हुई कि वो अपने मुंह से अपने दहेज देने की प्रशंसा कर रहा था और कह रहा था कि पूरे समाज वाले ने वाह वाह की कि इसके जैसा दहेज किसी को नहीं दिया गया। तो अपने दहेज देने की प्रशंसा के पुल बांध रहा था। और बहू अर्थात कमला के भाई प्रमोद के सामने अपमानजनक बात करता है, उसे बार बार उसे अपमानित करता है, बार बार उसके सामने अपमानजनक उसकी बातें करता है, अर्थात उसकी बेइज्जती करता है। जो कमला का भाई प्रमोद है वह गरीब परिवार से हैं, इसीलिए वे चुपचाप जीवनलाल जो भी उन्हें कहते हैं वे चुपचाप सहन करते हैं, बिल्कुल भी जीवनलाल के सामने वे बोलते नहीं हैं। यहाँ तक कि वह स्वयं को नाक वाला कहते हैं। वे कहते हैं कि समाज में अगर इज्जत है और नाक वाले हैं तो हम ही हैं, क्योंकि हमने जिस प्रकार का दहेज दिया है पूरे समाज में हमारी वाह वाह हुई है, लेकिन हमने हमारे बेटे रमेश की तुम्हारी बहन कमला से शादी कराने पर हमने हमारे मुंह पर कालिक पोंछ ली है, हमारे मुंह पे एक कलंक लग गया है, जो दहेज न मिलने पर पूरे समाज के लोग थू थू करते हुए यहाँ से गए। इस प्रकार की हमारी बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हम जैसे नाक वालों के घर में तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। अगर तुम गरीब थे और तुम्हें ऐसे ही गरीब परिवार ढूंढ लेना चाहिए, फिर तुमको अमीर परिवार ढूंढने की क्या ज़रूरत पड़ी? तुम्हें हमारे घर पर शादी करने की या विवाह करने की क्या आवश्यकता हुई? तुम्हें विवाह करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तुम्हें कोई गरीब परिवार में ही अपनी बहन की शादी कर दी होती तो तुम्हें दहेज देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह से प्रमोद को जीवनलाल बहुत खरी खोटी सुनाता है और अपनी साथ साथ अपनी प्रशंसा भी करता हुआ जाता है। जीवनलाल का बेटा रमेश भी अपनी बहन गौरी को उसके ससुराल लाने गया है। जिस दिन यहाँ पर कमला को लेने के लिए प्रमोद आए थे, उसी दिन रमेश भी अपनी बहन गौरी को लेने के लिए उनके ससुराल गए थे। परंतु जब उसे पता चला कि गौरी के ससुराल वाले भी पूरा दहेज न दिए जाने के कारण उसे विदा नहीं कर रहे, जब अपने पुल की तो बहुत बड़ाई में आपने तो दहेज देने की बहुत प्रशंसा कर रहा था, बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रहा था, तो ऐसा नहीं हुआ। जब उन्होंने कहा हमने इतना सारा दहेज दिया है मेरी बेटी को, तो मेरी बेटी के ससुराल वाले बड़े खुश हो गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब रमेश भी अपनी बहन गौरी को लेने के लिए गया तो उसके ससुराल वाले ने भी यही कहा कि हमें जितना दहेज चाहिए था
उतना दहेज तुम्हारे पिताजी ने नहीं दिया है, इसीलिए हम भी तुम्हारी बहन की विदा नहीं करेंगे। तो जीवनलाल लज्जित हो गए। जीवनलाल को शर्म आ गई। वो बहुत ज़्यादा उन्हें बेइज्जती सी महसूस होने लगी। उन्हें ऐसा लगा कि अरे ये कैसा जवाब दे रहे हैं, हमने तो ऐसा नहीं किया था, हमने तो बहुत दहेज दिया था, उसके बावजूद भी हमें यह सब सुनने को मिल रहा है। और बहू की विदा के लिए तैयार हो जाता है जब उसे ऐसा लगा कि जो मैंने किया वही मेरी बेटी के साथ भी हो रहा है। तो जब जीवनलाल को ये सब चीज़ें पता चली तो जीवनलाल ने क्या किया, अपनी बहू की विदा करने के लिए वह तैयार हो गया। यह है जीवनलाल का परिचय। अब हम आगे देखेंगे राजेश्वरी का परिचय, जो जीवनलाल की पत्नी है। आगे देखेंगे हम राजेश्वरी का परिचय। राजेश्वरी जो जीवनलाल की पत्नी है, लेकिन उनका स्वभाव जीवनलाल के बिल्कुल विपरीत है। जीवनलाल बहुत ही स्वार्थी व्यक्ति हैं, बहुत ही लोभी व्यक्ति हैं, बहुत ही लालची व्यक्ति हैं। लेकिन जो राजेश्वरी हैं वे बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही धैर्यवान, ममतामयी, शालीन तथा सरल हृदय वाली व्यक्ति हैं। पर उनका स्वभाव जीवनलाल से सर्वथा भिन्न है। वे बहुत ही उनसे अलग हैं। जीवनलाल को कह सकते हैं बहुत ही निष्ठुर, अहंकारी, जिद्दी तथा कठोर व्यक्ति हैं। लेकिन उनके विपरीत, उनके विरुद्ध में बिल्कुल राजेश्वरी हैं, क्योंकि वे सबके मन को या सबको समझ सकती हैं। प्रमोद को बहुत ही अच्छे से वे जानती हैं और समझने लगी हैं। और प्रमोद जब दुखी हो जाता है तो वो प्रमोद को समझाती हैं और कहती हैं ये इसी प्रकार के व्यक्ति हैं, तुम इनके मुंह मत लगो। अगर तुम्हें ये कितने पैसे तुमसे मांग रहे हैं, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास से पैसे ले जाकर उनके मुंह पर फेंक कर मार दो। वह इस तरह से प्रमोद को समझाती हैं और अपनी बहू को रोते हुए देख नहीं सकती, इसीलिए वे जीवनलाल से झगड़ा भी करती हैं। लेकिन जीवनलाल हैं जो वो बहुत ही स्वार्थी, जिद्दी और अहंकारी व्यक्ति होने के कारण उन्हें राजेश्वरी की बातों का कोई असर होता नहीं है। उतने ही सरल हृदया राजेश्वरी हैं, बहुत ही अच्छी, बहुत ही ममतामयी, अपनी माँ की तरफ प्रेम देने वाली राजेश्वरी देवी हैं। उसने अपने पति को बहू की विदा के संबंध में बहुत समझाने की चेष्टा की। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने पति को बहुत समझाया कि देखिए, आप अपनी बेटी को भी आपने किसी के घर पर दिया है, तो ये भी किसी की बेटी है, वे भी किसी गरीब परिवार से हमारी बहू बनकर आई है। हमें हमारी बहू के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें हमारी बहू को विदा कर देना चाहिए। और इस तरह से बहू की विदा करने के संबंध में वे अपने पति जीवनलाल को बहुत समझाती रहीं, लेकिन जीवनलाल पर जो था कुछ भी असर होने वाला नहीं था। इतना समझाने पर भी वे बिल्कुल असफल रहीं। राजेश्वरी को जब यह बात का पता चला कि उसका पति बहू की विदा के बदले में 5,000 रुपये की मांग कर रहा है, तो उसने वे रुपए स्वयं देने का निश्चय किया। जब उन्हें यह पता चला कि वे अपनी बहू कमला की विदा तभी करेंगे जब वे 5,000 रुपये की मोटी रकम या बड़ी रकम ले लेंगे, तभी वे बहू की विदा करेंगे। बहू थी जो गरीब परिवार से आई हुई थी, इसीलिए उसके पास 5,000 रुपये अगर निकालना हो तो बहुत बड़ी बात थी। वे अपने घर, मकान, खेत खलियान भी बेच देते, तब भी उनके पास वे 5,000 रुपये न हो पाते। तब भी उन्होंने, जब किसी भी तरह से जीवनलाल नहीं माने,
तो राजेश्वरी ने सोचा कि मेरी बहू की विदा ये नहीं करते हैं तो 5,000 रुपये प्रमोद के पास भी नहीं है। तो उन्होंने यह निश्चय किया कि अगर ये बहू की विदा 5,000 रुपये देकर करना चाहते हैं तो वे स्वयं देने के लिए तैयार हो गई। स्वयं तैयार हो गई कि मैं पैसे देती हूँ, तुम अपनी बहन की विदा करा ले जाओ, क्योंकि वह अपनी बहू तथा उसके भाई के हृदय की पीड़ा को भली भांति समझती थी। राजेश्वरी ने देखा कि प्रमोद और कमला एक कमरे में बैठकर दोनों रो रहे थे। दोनों आपस में बात कर रहे थे कि भैया तुम पैसे कहाँ से लाओगे। तो भैया ने कहा, अर्थात प्रमोद ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम जिस मकान में रहते हैं उस मकान को बेच देंगे तो कुछ पैसे तो हमारे हाथ लग ही जाएंगे। हम कोई छोटी सी झोपड़ी में गुजारा कर लेंगे, लेकिन तुम्हें तो मैं विदा करा के ही ले जाऊंगा। इस तरह से दोनों भाई बहनों की जब इस हृदय की पीड़ा को या मन की पीड़ा को जब वो समझती हैं तब वो अपने पास से देने के लिए तैयार हो जाती, क्योंकि उनका हृदय भी एक माँ का हृदय है और उसे अपनी बेटी की भी प्रतीक्षा है। वो सोचती है मेरी एक बेटी गई है और दूसरी बेटी यहाँ पर आई हुई है, और इस तरह से दोनों बेटियों को, दोनों बहू और बेटी में किसी प्रकार का अंतर न रखते हुए वे अपनी माँ का हृदय रखती हैं और 5,000 देने के लिए तैयार हो जाती हैं। पर वह अपने पति को खरी खोटी सुनाने में भी नहीं चूकती। जब उसे गुस्सा आता है कि यह मानते नहीं हैं, प्रमोद इतना विनती कर रहा है, इतना पैर छू रहा है, इतना रिक्वेस्ट, विनती, विनम्र भाव से हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर वह खड़ा हुआ है और कह रहा है कि जीवनलाल से कह रहा है कि इस बार मेरी बहन की विदा करा दो, अगली बार मैं आऊँगा तो तुम्हारे 5,000 रुपये मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। लेकिन वह किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं होता। वह जीवनलाल सीधे उसे वही कहता है कि जो घाव तुमने मुझे दिया है, घाव का मतलब जो कम दहेज दिया है, उसके लिए पहले आपको मरहम लेकर आना होगा। मरहम का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पर हमें कहीं पर कोई गुमड़ा या फुलसी हो जाती तो उसके ऊपर हम ट्यूब लगाते हैं, तो वो घाव क्या होता है, धीमे धीमे ठीक हो जाता है। तो वो कह रहा है जो 5,000 रुपये न देने का तुमने मुझे घाव दिया है, वह पहले 5,000 रुपये लेकर आओ, तभी वह घाव के ऊपर मरहम का काम करेगा। इसीलिए पहले आप 5,000 रुपये लेकर आओगे तभी तुम्हारी बहन की विदा होगी, अन्यथा तुम्हारी बहन की विदा नहीं होगी। तो राजेश्वरी भी यह सब सुनती हैं तो राजेश्वरी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पति को बहुत ही खरी खोटी और उल्टी सीधी सुनाने में भी चूकती नहीं है। वे कहती हैं कि जिस तरह से तुमने अपनी बेटी की विदा की है, किसी ने अपनी बेटी को भी हमारे घर विदा करके लेकर आए हैं, और तुम इस तरह का व्यवहार करोगे तो वो अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि राजेश्वरी देवी हैं, बहुत ही अच्छी, भोली वाली, हृदय से नरम दिल हैं और दूसरे की पीड़ा को समझने वाली हैं, धैर्यवान हैं, ममतामयी हैं, सरल हृदय वाली स्त्री हैं। अब हम देखेंगे प्रमोद जो कमला का भाई है और उसकी उम्र भी 23 वर्ष की है। जब वो अपनी बहन कमला का विवाह जीवनलाल के घर में जीवनलाल के बेटे रमेश के साथ करता है, तो जब बहन पहले सावन में अपनी बहन को लेने के लिए वह जीवनलाल के घर जाता है तो जीवनलाल उसे उसकी बहन की विदा करने से इनकार कर देते हैं। वह पहले सावन पर अपनी बहन को ससुराल से अर्थात जीवनलाल के यहाँ से लिवाने आता है, परंतु जो जीवनलाल होते हैं वे बहुत ही क्रूर हृदय वाले होते हैं। दहेज कम मिलने के कारण वह कमला की विदा नहीं करते। वे कमला को मना कर देते हैं कि मैं किसी भी प्रकार से तुम्हारी बहन की विदा नहीं करूँगा, क्योंकि तुमने जो विवाह किया है उसमें कम दहेज दिया है।
जीवनलाल की बहुत ही विनती करता है प्रमोद, लेकिन फिर भी वह उसे अत्यंत कटु वचन कहता है और बहुत उसे आघात पहुंचाता है। वह बहुत संयम रखता है, फिर भी जीवनलाल उसे क्रोध पर क्रोध और उसे अपशब्द से बात करते हुए वह बिल्कुल भी संकोचता नहीं है। और यह सब प्रमोद जीवनलाल की सभी बातों को नतमस्तक होकर नीचे अपना मुंह डाले हुए चुपचाप बात को सुनता है। कहते हैं कि जिस घर में बहन को दिया जाता है उस घर में हमें उस घर का मान सम्मान करना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। अगर हम अगर उसका मान सम्मान नहीं करते थे उस समय, तो बहन को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया जाता था, बहुत ज़्यादा बहन को मारा पीटा जाता था। तो जो व्यक्ति अपनी बहन को देता था वह जैसा उसके ससुराल वाले बोलते थे उसे वैसा ही करना होता था। जब उसे जीवनलाल बहुत सुनाते हैं प्रमोद को, फिर भी वह संयम रखकर खून के घूंट पीता रहता है। वह एक शब्द भी उनके सामने बोलता नहीं है और चुपचाप सभी बातों को वह सहन करता हुआ चुप रहकर खड़ा रहता है। प्रमोद है जो बहुत ही अत्यंत व्यवहार कुशल व्यक्ति है, लेकिन जीवनलाल को कमला के गौने के विषय में बहुत कहता है कि देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अगर आप मेरी बहन को पहले सावन में नहीं भेजेंगे तो मेरी बहन बहुत ही दुखी हो जाएगी। मेरी बहन की सभी सहेलियाँ, सभी सखियाँ पहले सावन पर सब अपने पियर में आती हैं, सब अपने मायके में जाती हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि मुझे भी अपनी बहन को यहाँ से ले जाने के लिए अनुमति दें। लेकिन वह उसकी इच्छा पूरी करने के लिए जीवनलाल बिल्कुल तैयार नहीं होता। जीवनलाल अपनी बात पर अटका हुआ है कि जब तक 5,000 रुपये का मुझे मरहम नहीं मिलेगा तब तक मैं किसी प्रकार से तुम्हारी बहन को यहाँ से विदा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जीवनलाल अपनी बात पर अटका हुआ रहता है और वह टस से मस भी होता नहीं है। जब लगता है प्रमोद को कि अब जीवनलाल किसी तरह से नहीं मानेंगे, तो प्रमोद ये भी कहता है कि ऐसा है तो रमेश को मेरे सामने बुलाइए, मैं रमेश से बात कर लेता हूँ। तो जीवनलाल और भी फटकारता है और कहता है, मेरा बेटा तुम्हारी तरह मुँह चबड़ नहीं है, तुम्हारी तरह खराब लड़का नहीं है। वह मेरे सामने एक शब्द भी बोल सकता नहीं है। तुम बोल सकते हो पर मेरा बेटा मेरे सामने बात नहीं कर सकता। जो मैंने कहा वही बात फाइनल है, वही बात पूरी हो गई, इसीलिए तुम अपनी बहन को यहाँ से लेकर जा सकते नहीं हो। फिर प्रमोद कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो इस बार तुम मेरी बहन की विदा कर दो। अगर इस बार मेरी बहन की विदा कर दोगे तो जब मैं दोबारा अपनी बहन को लेकर यहाँ आऊँगा तो ज़रूर तुम्हारे चोट के मरहम के साथ मैं यहाँ पर चोट के मरहम को लेकर ज़रूर आऊँगा। चोट के मरहम अर्थात मैं जो 5,000 रुपये का दहेज जो तुम्हें कम पड़ गया है वो 5,000 रुपये मैं किसी भी तरह से कहीं से भी मैं आपके पास लाकर आपको दे दूँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन जीवनलाल बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जीवनलाल कहते हैं कि पहले मुझे 5,000 रुपये का दहेज चाहिए, अर्थात मुझे मरहम चाहिए, तभी मेरी चोट का वो घाव भरेगा। तब तक मैं तुम्हारी बहन को यहाँ से विदा नहीं करूँगा। इस तरह से साफ शब्दों में वह इनकार कर देता है। इसके अलावा एक परिचय और भी है, कमला। कमला का परिचय यहाँ दिया गया नहीं है, लेकिन फिर भी कमला का परिचय मैं आपको बताती हूँ कि जो प्रमोद की बहन कमला है वह बहुत ही सीधी सादी पात्र है, बहुत ही सीधी व्यक्ति है और उसकी उम्र 19 वर्ष है। कमला के पति का नाम रमेश है। कमला बहुत ही सीधी सादी स्त्री है,
जब उसे ऐसा लगता है कि उसके जो ससुर जी हैं जीवनलाल, वह उसे मायके नहीं भेज रहे और प्रमोद रो रहे हैं या प्रमोद दुखी हो रहे हैं, तो कमला अपने भाई को अपने कमरे में बुलाती है और उसे कहती है कि भैया तुम रो मत, तुम चिंता मत करो। मेरे जो ससुर जी हैं जीवनलाल जी, वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, तुम चिंता मत करो। चलेगा, मैं इस बार अपनी सहेलियों से नहीं मिलूँगी तो कोई बात नहीं। जो मेरी ननद है गौरी, वो भी बहुत अच्छी है। मैं अपनी ननद के साथ, मेरी सहेली जैसी है, मैं उसके साथ ही यह पहला सावन बिता लूँगी और तुम चिंता मत करो। तुम किसी प्रकार का अपना जो घर है छोटा सा, वो घर मत बेचना, खेत खलियान मत बेचना। फिर आप और मम्मा जी जो उसकी माँ होती हैं, वे माँ और प्रमोद तुम दोनों कहाँ रहोगे जाकर। कमला कहती है भैया अगर आपने घर बेच दिया तो आप और माँ कहाँ रहोगे, इसीलिए आपको मेरी कसम है, अगर आपने घर को बेचा तो आप घर मत बेचना, आप जाइए। अभी जो मेरे ससुर हैं वो थोड़े गुस्से वाले हैं, थोड़े गुस्से में आ गए, इसीलिए तुम चिंता मत करो। तुम घर को जाओ, आराम से घर को जाओ और थोड़े दिन के बाद वे खुद ही मुझे वहाँ पर भेज देंगे, इसीलिए भैया तुम चिंता मत करो। इस तरह से वो अपने भाई को समझाती है और खुद भी रोती ज़रूर है, लेकिन अंदर अंदर रोती है और अपने भाई को इस तरह से चुप कराती है और अपने ससुर की भी प्रशंसा करती है। जबकि इस प्रकार के ससुर हैं, फिर भी वह प्रशंसा करते हुए अपने भाई को सांत्वना देती है कि भैया तुम चुप हो जाओ और तुम यहाँ से जाओ, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। मेरी जो ननद है, जो मेरी सहेली जैसी है, वो बहुत ही अच्छी हैं, वो भी अभी यहाँ पर आ जाएंगी, मैं उनके साथ पहला सावन बिता लूँगी। इस तरह से कमला का परिचय हुआ। रमेश भी जो जीवनलाल और राजेश्वरी का बेटा है, उसका परिचय भी नहीं दिया गया है। तो वो भी एक सीधा साधा व्यक्ति है जो शादी के बाद तुरंत ही अपनी बहन को लेने के लिए जाता है, लेकिन वह अपने पिताजी के सामने कोई भी शब्द कहता नहीं है। वह अपने पिता के सामने किसी प्रकार की आवाज़ नहीं उठाता, ना वह सही कहता है ना वह गलत कहता है। वह किसी प्रकार का यहाँ पर उसका कोई जिक्र नहीं है। उसने इतनी जो बड़ी एकांकी हो गई है, इतना बड़ा कथानक हो गया, लेकिन कहीं पर भी रमेश बोलता हुआ दिखाई नहीं दिया है। इस तरह से हमने देखा पात्र परिचय, यानी कि सब पात्रों के विषय में हम जान गए हैं कि जीवनलाल, राजेश्वरी, प्रमोद, कमला और रमेश किस प्रकार के व्यक्ति हैं। अब हम देखेंगे कहानी का भावार्थ, अर्थात एकांकी का कथानक। अब हम देखेंगे लेसन का सारांश, अर्थात भावार्थ देखेंगे। कथानक भी कह सकते हैं और भावार्थ भी कह सकते हैं। आज हम देखेंगे लेसन वाला जो बहू की विदा एकांकी में समाज में व्याप्त दहेज की समस्या को चित्रित किया गया है कि आज दहेज की समस्या इतनी उजागर हो गई, इतनी ज़्यादा महान हो गई जो दहेज की समस्या, कि उसकी वजह से बहन बेटी अपने अपने घर, बहन बेटियों को लज्जित किया जाता है, मारा जाता है, उन्हें घर से निकाला जाता है, उन्हें जलाया जाता है, उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। ये जो दहेज प्रथा है, ये जिस दिन बंद होगी उसी दिन हमारे देश की लड़कियाँ, जो नारियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो आज़ाद होंगी। वही यहाँ पर परिचय दिया गया कि इस एकांकी में एक धनी परिवार से एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है जीवनलाल। वह खूब धनी परिवार से है, लेकिन फिर भी वह दहेज का खूब ही लोभी स्वार्थी व्यक्ति है। वह एक जिद्दी अहंकारी भी है, उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड है। जब उसके घर में जो एक बहू आती है वो मध्यम परिवार से होती है जिसका नाम कमला होता है और उसका भाई का नाम होता है प्रमोद। जब कमला को विवाह करके जीवनलाल अपने घर में लेकर आते हैं तो रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। उस समय प्रमोद अपनी बहन को लेने के लिए जीवनलाल अर्थात उसके ससुराल में जाता है, तो जीवनलाल प्रमोद को बहुत ही खरी खोटी सुनाते हैं,
उसकी बहुत ही बेइज्जती करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा करते हैं, उसे एक शब्द बोलने का मौका नहीं देते और उसे साफ साफ शब्दों में कह देते हैं कि जब तक आप दहेज में 5,000 रुपये और नहीं दोगे तब तक तुम्हारी बहन की विदा नहीं होगी। हम तुम्हारी बहन को तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे। जब तक पैसे हमारे पास नहीं आएंगे, अर्थात जो मुझे घाव लगा है उसके मरहम के लिए तुम 5,000 रुपये नहीं लाओगे, तब तक हम तुम्हारी बहन की विदा नहीं करेंगे। इस तरह से प्रमोद को जीवनलाल बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। जीवनलाल प्रमोद दुखी हो जाता है कि मैं ये 5,000 रुपये की इतनी मोटी रकम, इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लेकर आऊँगा। जब कमला और प्रमोद दोनों कमरे में बैठकर बातें करते हैं, बहुत प्रमोद पहले तो उन्हें हाथ जोड़ के विनती करता है, फिर अंत में वह जो जीवनलाल होता है वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है और ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रोध करता है। तो अंत में प्रमोद कहता है कि ठीक है, मैं एक बार मैं अपनी बहन से बात करना चाहता हूँ। तो प्रमोद के सामने बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर जीवनलाल कहते हैं, राजेश्वरी इन्हें थोड़ी देर के लिए मिलने दो, ये अपने भाई बहन को मिलना चाहते हैं। तो इस तरह से कमला और प्रमोद एक दूसरे को मिलते हैं और कमरे में बैठ के प्रमोद और कमला दोनों रोने लगते हैं। कमला अपने भाई को समझाती कि भैया तुम चिंता मत करो, तुम अपना घर मत बेचना। प्रमोद कहता है कि मैं किसी भी तरह से 5,000 रुपये लेकर आऊँगा, तुम चिंता मत करना, किसी भी तरह से मैं घर या खेती बाड़ी बेच दूँगा और मैं तुम्हारे लिए जो 5,000 रुपये तुम्हारे ससुर मंगा रहे हैं मैं उन्हें देकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। लेकिन कमला कहती, नहीं भैया, अगर तुम मेरे लिए वो पैसे ले आओगे तो तुम और माँ कहाँ रहोगे, इसीलिए तुम्हें ये बेचने की ज़रूरत नहीं है। जब दोनों इस तरह से भाई बहन बातें कर रहे थे तो उस समय राजेश्वरी इस बात को सुन लेती हैं और राजेश्वरी कहती हैं कि बेटा तुम्हारे पास पैसा तो नहीं है, मुझे पता है, और ये जीवनलाल जो तुमसे कितने पैसे मांग रहे हैं। तो उन्हें पता चला कि जीवनलाल उनसे 5,000 रुपये मांग रहे हैं। तो राजेश्वरी समझाते हुए कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, मेरी तिजोरी में 5,000 रुपये हैं, मैं तुम्हें 5,000 रुपये दे देती हूँ, तुम जाकर उनके मुंह पर ये 5,000 रुपये मारो और अपनी बहन को यहाँ से विदा करके ले जाओ। राजेश्वरी जानती हैं कि उनके पति बहुत ही अहंकारी, जिद्दी और कठोर हृदय व्यक्ति हैं, इसीलिए तो वे अपने पति का विरोध करती हैं, अपने पति को खरी खोटी सुनाने में चूकती नहीं हैं, क्योंकि वो ममतामयी हृदय वाली व्यक्ति हैं। इसीलिए वे कमला और प्रमोद दोनों की हृदय की पीड़ा को वो भली भांति समझ रही हैं। जीवनलाल जब प्रमोद को कहता है तो अपनी बहुत बड़ी बड़ाई मारता है और कहता है कि जैसी तुमने अपनी बहन की शादी की वैसे हमने भी अपनी बेटी की शादी की है। हमने अपनी बेटी की शादी ऐसी की है कि पूरे समाज वाले हमारी वाह वाह करते, हमारी प्रशंसा करते थकते नहीं हैं। एक तुमने ऐसी शादी की कि पूरे समाज हमारे ऊपर थूक रहा है, इतनी गंदी तरीके से तुमने शादी की, हमें पता नहीं था कि तुम इतना गंदा विवाह करोगे, तो हम तुम्हारे साथ कभी विवाह का बंधन नहीं जोड़ते। तुमने जो शादी की, तुमने जो विवाह किया, उस पर पूरे समाज वाले हम पर थूक रहे हैं। और वहीं हमने भी हमारी बेटी गौरी की शादी की तो पूरा समाज हमारी प्रशंसा करते थक नहीं रहा, क्योंकि हमने हमारी बेटी के विवाह में बहुत सारा दहेज दिया है। उनके जो ससुराल वालों का सबका मुंह हमने दहेज से भर दिया है, और एक तुम हो कि तुमने फ्री में अपनी बहन की, मुफ्त में अपनी बहन की शादी इतने बड़े घराने में करा दी है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं था तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतने बड़े घराने में शादी कराने की या विवाह कराने की। तुम्हें कोई छोटा मोटा घर ढूंढ लेते और वहाँ अपनी बहन की शादी करा देते। इतने बड़े घर में शादी कराने की या विवाह कराने की आवश्यकता क्या हुई। इस तरह से जीवनलाल उसे खरी खोटी सुनाता है, लेकिन प्रमोद एक भी शब्द कहता नहीं है। जब जीवनलाल ऐसा कहता है कि मुझे एक बार प्रमोद एक बार ऐसा कहता है जीवनलाल से कि मुझे एक बार रमेश साहब से मिला दीजिए, तो वह कहता है जीवनलाल कि रमेश अपनी बहन को लेने के लिए उसके ससुराल गया है, थोड़ी देर तुम यहाँ रुको, वह भी अभी आता होगा। देखो हमारी बेटी की हमने कैसी शादी की है और हमारी बेटी किस प्रकार से यहाँ पर
धूमधाम से आएगी, आप ये सब देखकर ही जाना। इस तरह से प्रमोद को और भी बेइज्जत करते हैं। तो प्रमोद सुनकर चुपचाप अपनी बहन के पास जाता है और अपनी बहन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं ज़्यादा समय तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, तुमको मैं ज़रूर लेकर जाऊंगा और पहला सावन तुम मेरे घर ही आकर करोगी। इस तरह से दोनों भाई बहन एक दूसरे को समझाते हैं। और जैसे ही प्रमोद निकलने को होता है घर में से, वैसे ही उसकी बहन अर्थात रमेश की गाड़ी बाहर आंगन में आकर रुक जाती है। तो जीवनलाल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और जीवनलाल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, अरे राजेश्वरी, जल्दी बाहर निकलो, जल्दी आरती की थाली लेकर आओ, हमारी बेटी गौरी आई है, जल्दी से लेकर आओ, सभी तरह से फूल भी सभी जगह फूल बिछाओ, आरती की थाली लाओ। सभी लोगों को ज़ोर ज़ोर से वो आवाज़ देने लगता है और सभी लोग धूमधाम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रमोद और कमला दोनों दुखी होकर एक साइड खड़े रहते हैं। जब देखा जीवनलाल दौड़ते हुए बाहर आते हैं, राजेश्वरी बाहर आती हैं, तो जीवनलाल देखते हैं, अरे ये क्या, ये तो रमेश अकेला ही गाड़ी में से उतर रहा है और मेरी बेटी गौरी कहाँ है। जब वो दौड़ता हुआ बाहर आता और रमेश से पूछता, रमेश तुम्हारी बहन कहाँ है, तुम अपनी बहन को तो विदा कराने गए थे और तुम खाली हाथ ही यहाँ पर चले आए। इस तरह से वो कहता है। तो रमेश कहता है कि पिताजी, उन लोगों ने मेरी बहन की विदा नहीं की, वे कह रहे हैं कि दहेज बहुत कम लगा है, दहेज बहुत कम मिला है, जब तक उन्हें पूरा दहेज नहीं मिलेगा तब तक वह अपनी बहन को मेरी बहन की विदा नहीं करेंगे। जैसे ही जीवनलाल ये बात को सुनते हैं तो जीवनलाल के पैरों के तले से ज़मीन हट जाती है। जैसे अपशब्द जीवनलाल प्रमोद से कह रहे थे, वैसे ही अपशब्द जो गौरी के ससुराल वाले थे उन्होंने रमेश से कहे। जब उन्हें ऐसा लगा, जब उन्होंने देखा कि बेटी बेटी ही होती है, बहू बहू, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, हमारी बहू ही हमारी बेटी होती है, जब उन्हें इस तरह का धक्का लगा, जब उन्हें इस बात का पता चला, तो उनका जो मन था, वो जो उनका हृदय था, वो बिल्कुल परिवर्तित हो गया। उनका हृदय परिवर्तित हो गया और तुरंत ही उन्होंने अपनी बहू को विदा कराने की अनुमति दे दी। इस तरह से जीवनलाल दहेज लोभी है, परंतु वह भूल जाता है कि वह जैसा व्यवहार अपनी बहू के साथ कर रहा है, उसकी बेटी के साथ वैसा व्यवहार उसके ससुराल वाले भी कर सकते हैं। एकांकी में एकांकीकार ने बहू बेटी के अंतर को समाप्त करने को ही पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर हितकारक माना है, क्योंकि जब बहू बेटी में कोई अंतर नहीं होगा तो हमारा समाज अपने आप ही उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। इस तरह से जीवनलाल का हृदय परिवर्तित हो जाता है और जीवनलाल अपनी बहू की विदा करा देते हैं। सभी को लेसन समझ में आया ना बेटा? सभी को लेसन अच्छी तरह से समझ में आया? ओके, अब हम देखेंगे एकांकी का उद्देश्य या संदेह। ठीक है, एकांकी का उद्देश्य या संदेश। यहाँ पर एकांकी का संदेश बहू की विदा से इस उद्देश्य को कहा गया है कि जो भारतीय समाज में जो दहेज की कुरीति है, जो कुव्यवस्था है, उसे हमें जड़ से समाप्त करना चाहिए। वह जो दहेज प्रथा है वो हमारे लिए एक अभिशाप का एक प्रहार है। वर्तमान समय में बेटी के जन्म होते ही उनके विवाह की चिंता उनके माता पिता को पहले से ही हो जाती थी कि जब तक बेटी बड़ी होगी तब तक हम उसके लिए पैसे इकट्ठे हमें करने होंगे। माँ बाप तो जितना उनसे बन सकता है वह अपनी बेटी के लिए देने के लिए मना नहीं करते। उनसे जितना बनता है वो अपनी बेटी को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अपने सामर्थ्य के अनुसार, अगर वो गरीब व्यक्ति है तो गरीब के अनुसार वो इकट्ठा कर पाता है, अमीर है तो अमीर के अनुसार भी वो इकट्ठा कर पाता है। लेकिन उस समय ऐसा था कि किसी को भी किसी से कोई लेना देना नहीं होता। जो भी अगर बहू गई है और वो पूरा दहेज लेकर जाने के बावजूद भी
उसे खूब प्रताड़ित किया जाता, खूब मारा जाता था, उसे गला दबाकर उसे मार भी दिया जाता था। और कम दहेज लेकर जाती थी तब तो उसे ज़िंदगी भर एक गुलामों की तरह ज़िंदगी जीनी पड़ती थी। अर्थात वो चाहे ज़्यादा ले जाए चाहे कम ले जाए, उसके ससुराल वालों से उसे प्रताड़ित तो होना ही पड़ता था। वह हमेशा जीवन अपना एकदम गुलामों का जीवन ही जीती थी, परंतु धन के लोभी ससुराल वाले उससे तृप्त कभी नहीं होते और वधू को तरह तरह से, जो बहू जाती है उसको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। ससुराल वाले ये भूल जाते हैं कि अगर हमारे घर में किसी की बेटी आई है तो हमारी बेटी भी किसी के घर में जाएगी। अगर हम जिस तरह से किसी की बेटी को परेशान करते हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं, उसे मारते हैं, उसे गुलामों की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं, तो किसी दिन हमारी बेटी के साथ भी ऐसा होगा। हमारी बेटी भी किसी के घर जाएगी, हमारी बेटी को भी लोग परेशान करेंगे, तो हमें कैसा लगेगा। तो हमें यह समझना चाहिए, हमें हमारे अंदर एक मानव हृदय रखना चाहिए, एक इंसानियत रखनी चाहिए कि अगर हम किसी के साथ जैसा करेंगे वैसा हमारे साथ भी होने वाला है। इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें किसी के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। यही हमें एकांकी में सिखाया गया है, या एकांकीकार का यही संदेश है, यही उद्देश्य है कि दहेज की प्रथा जब तक समूल नष्ट नहीं होगी तब तक बेटियों को इसी प्रकार से बंधक बनाया जाएगा, इसी तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा, इसी तरह से उन्हें बेइज्जत किया जाएगा। इसीलिए हमें इस कहानी से यही संदेश मिलता है कि दहेज की प्रथा समूल नष्ट हो और बेटे और बेटी वाले एक दूसरे की पीड़ा को समझें। जब हम एक दूसरे की पीड़ा को समझेंगे तो दहेज का नामो निशान अपने आप मिट जाएगा। इस प्रकार एकांकीकार ने दहेज मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया है। अगर हमारे समाज में दहेज प्रथा ही नहीं रहेगी तो हमारा समाज सचमुच आगे बढ़ेगा, सचमुच हमारा देश उन्नति की तरफ आगे बढ़ेगा। तो यही कहानी का संदेश है कि हमें इस जो दहेज प्रथा है इसे समूल नष्ट कर हमें दहेज मुक्त समाज का निर्माण करना चाहिए। अब हम देखेंगे शीर्षक की सार्थकता। शीर्षक की सार्थकता का मतलब है जो शीर्षक दिया है बहू की विदा, वह क्या एकदम सही है? तो हाँ, ये जो शीर्षक दिया गया है वह एकदम सही और सत्य और एकदम सटीक बैठ रहा है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दहेज के लालची जीवनलाल अपने पुत्र की पत्नी को इस तरह से उसे अपशब्द कहते हैं, उसे मायके न जाने के लिए उसके ऊपर जोर देते हैं कि उसे हम मायके नहीं भेजेंगे। जब पहला सावन, पुराने समय में पहले सावन का बहुत महत्व था, तो उसे पहले सावन में उसके मायके जाने के लिए उसे इनकार कर देते हैं। जब प्रमोद अपनी बहन को लेने के लिए आता है तो प्रमोद को भी खूब खरी खोटी सुनाते हैं और उसे उल्टा सीधा कहते हैं और कहते हैं कि इतने बड़े घराने में तुम्हें अपनी बहन का विवाह करने की क्या आवश्यकता पड़ी? जब तुम्हारे पास दहेज नहीं था, जब तुम्हारे पास इस घर लायक तुम्हारा परिवार नहीं था, तो तुमको इस तरह से यहाँ पर विवाह करने की ज़रूरत नहीं थी। तुम्हें कोई झोपड़ी में जाकर अपनी बहन का विवाह कर देते तो तुम्हारी बहन से कोई दहेज नहीं मांगता। तुमने इतने बड़े घराने में अपना विवाह कर दिया अपनी बहन का, वो तुमने सही नहीं किया। तो जब तक मुझे पूरा दहेज नहीं मिल जाएगा तब तक मैं तुम्हारी बहन की विदा नहीं करूँगा। प्रमोद बहुत लज्जित होता है, प्रमोद बहुत समझाता है, बहुत विनती करता है, बहुत विनम्र भाव से उसके सामने खड़ा रहता है। उसके बावजूद भी जीवनलाल टस से मस नहीं होते। जीवनलाल उसे खरी खोटी सुनाते हैं। राजेश्वरी भी जीवनलाल को बहुत समझाने का प्रयत्न करती हैं, लेकिन जीवनलाल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे बहुत ही कठोर हृदय व्यक्ति हैं। उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ दहेज से लेना देना है। जब तक पूरा दहेज नहीं मिलेगा तब तक बहू की विदा नहीं होगी। वे ये भूल जाते हैं कि अगर मेरे घर किसी की बेटी आई है तो मेरी बेटी भी किसी के घर गई है।
वह ये भूल जाते हैं और अपनी प्रशंसा करने लगते हैं कि मैंने तो उसके ससुराल वालों को बहुत सारा दहेज दिया, उनके ससुराल वालों को जितना मैंने दहेज दिया उतना शायद ही कोई दहेज दे पाएगा। इतना दहेज देने के बावजूद भी हमारी बेटी हमारा समाज में हमारी दहेज देने के कारण खूब हमारी इज्जत हो रही है, लेकिन एक मैंने अपने बेटे का जो विवाह किया उसमें तो तुमने हमारी नाक ही कटवा कर रख दी। पूरे समाज हम पर थूक रहा है कि कैसे घर में तुमने विवाह अपने बेटे का कर दिया। इस तरह से पूरा समाज जो मुझ पर थूक रहा है, अब उसका बदला मैं तुमसे लूँगा। जब तक तुम मुझे 5,000 रुपये नहीं दोगे तब तक तुम्हारी बहन की विदा नहीं होगी। इस तरह से प्रमोद को बहुत सारा बोलते हैं, क्योंकि वह पूरा दहेज नहीं लाई है इसीलिए तुम्हारी बहन की विदा नहीं होगी। वह बहू के भाई प्रमोद के प्रति भी बहुत सारे कटु और अपमानजनक शब्द का प्रयोग करता है, फिर भी प्रमोद चुपचाप खड़ा खड़ा सभी बातों को सुनता रहता है, क्योंकि जीवनलाल बुजुर्ग और बड़े व्यक्ति हैं घर के। उनके सामने वो अपने आप को बहुत छोटा मानता है, इसीलिए वह उनके सामने नहीं बोलना चाहता। पर जब उसकी बेटी के ससुराल वाले भी जिस तरह से जीवनलाल यहाँ पर अपनी बहू के साथ कर रहे थे, उसी प्रकार उसकी बेटी के साथ उसके ससुराल वाले कर रहे थे। चलो यहाँ पर तो जीवनलाल को कम दहेज मिला इसीलिए जीवनलाल ने प्रमोद को इतना खरा खोटा सुनाया, लेकिन जीवनलाल ने तो अपनी बेटी के लिए बहुत सारा दिया, फिर भी उसके ससुराल वाले उसकी बेटी की बेइज्जती कर रहे हैं। उसकी बेटी को मायके न भेजने का प्रस्ताव भेजा गया है कि तुम्हारी बेटी को हम नहीं भेजेंगे, तुम्हारी बेटी अब हमारे घर पर ही रहेगी, जब तक पूरा दहेज हमें नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारी बेटी इस घर से नहीं जाएगी। इस प्रकार से उसके ससुराल वालों ने भी इस प्रकार की मांग की कि जब तक हमें पूरा दहेज नहीं मिल जाएगा तब तक हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। जीवनलाल ये सब बातें सुन के सन्न रह जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जितना दहेज मैंने दिया, जितना मैंने जीवन भर कमाया, मैंने पूरे जीवन भर की कमाई अपनी बेटी के विवाह में लगा दी, क्योंकि पूरे समाज में मुझे अपना नाम कमाना था। अपनी बेटी की कहीं से भी बेइज्जती मुझे सहन नहीं है, इसीलिए मैंने बहुत ही धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह किया था। जितना मुझसे बन सका मैंने अपनी बेटी को दहेज दिया, और उसके बावजूद भी उसके ससुराल वालों ने उसकी बेटी गौरी का विवाह नहीं किया। बार बार जीवनलाल प्रमोद को रोक रहे थे और कह रहे थे कि रमेश अपनी बहन को लेने के लिए गया है, ज़रा तुम भी देख लो कि हमने हमारी बेटी का विवाह कैसे किया और वो कैसे हमारे घर में आती है, किस तरह से आती है, समाज में पूछ लो। इस तरह से वो बार बार उस पर ताने कसता है और वह चुपचाप सुनता है। वह अपनी बहन को समझाता है कि बहन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेने ज़रूर आऊँगा। इस तरह से जब वो निकलने की तैयारी करता है तो उसी समय रमेश भी वहाँ आता है। रमेश देखता है कि रमेश को जब देखते हैं जीवनलाल, तो जीवनलाल को ऐसा लगता है अरे रमेश अकेला ही कार में से उतर रहा, अकेला ही गाड़ी में से उतर रहा है, गौरी कहाँ है। जब वो पास में आता है तो वो पूरी घटना अपने उसके ससुराल गौरी के ससुराल वालों की पूरी घटना बताता है। तो जीवनलाल भी एकदम उन जीवनलाल का जो दुख होता है वो जीवनलाल का दुख उभर कर आ जाता है, और उसे ऐसा लगता है कि ससुराल वालों को कितना भी दिया जाए उसे कम ही लगता है, और वो बहुत ही लज्जित होता है। उसे ऐसा लगता है कि मैंने प्रमोद को इतनी खरी खोटी सुनाई, उसके बावजूद भी जो प्रमोद था उसने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। तो इस वजह से जो जीवनलाल थे वो बहुत ही लज्जित होकर अपनी बहू की विदा के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो कहने लगते हैं कि जो भी मैंने किया वह सब गलत था। राजेश्वरी को जब इस बात का पता चलता है तो राजेश्वरी वहाँ आती हैं और कहती हैं कि देखो जो हुआ वो भूल जाओ, क्योंकि हम हमारी बेटी और बहू में अंतर नहीं रखेंगे तो हमारा समाज भी बदलेगा। और राजेश्वरी कहती है कि हम ससुराल वालों को कितना भी दें, अगर आप अपना घर परिवार पूरा बेचकर भी अगर आप बेटी के घर देंगे
तब भी ससुराल वालों को वह चीज़ कम ही लगती है। इसीलिए हमें बेटी और बहू में दोनों में अंतर नहीं रखना चाहिए। हमारे लिए दोनों ही बराबर होते हैं। इस प्रकार से कहानी के शीर्षक से इस बात का संकेत मिलता है कि कहानी के घटनाक्रम का संबंध जीवनलाल के बेटे की बहू और उसकी पुत्री की विदा से है। बराबर, जो बहू की विदा हुई और जो पुत्री की विवाह हुई, इन दोनों से संबंधित ही हमारा ये पूरा एकांकी था। ये इन्हीं के आसपास घूम रहा था। हम ऐसा कह सकते हैं कि दहेज प्रथा पर लड़कियों को कितना प्रताड़ित किया जाता है, कितना मारा जाता है। कितने बार तो ऐसा भी होता है कि उन्हें घर में अंदर रखकर उन्हें जला भी दिया जाता है, उन्हें भूखा मारा जाता है। तो यह सब दहेज के कारण हो रहा है। तो ये दहेजी प्रथा को अगर हम मिटा दें तो शायद हमारा जो नया समाज बनेगा तो वो हमेशा उन्नत वाला समाज बनेगा, आगे बढ़ने वाला समाज बनेगा। तो इस प्रकार से हमें हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए दहेज प्रथा को समूल नष्ट करना होगा। मुझे लगता है कि आपको ये लेसन अब अच्छी तरह से सबको समझ में आ गया होगा। 9th वाले बच्चे सभी को अच्छी तरह से समझ में आया ना बेटा? ओके, फिर भी आप ये लेसन को एक बार पढ़ लेना। लेसन को आप पूरा पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही इस लेसन के बारे में समझ में आ जाएगा। मैंने आपको सब पात्रों का परिचय दे दिया, पूरा सारांश बता दिया, ठीक है ना। अब आपको ये क्वेश्चन आंसर भी मैं अभी आपको PDF भेज देती हूँ क्वेश्चन आंसर की भी, लेकिन सबसे पहले आपको ये लेसन पूरा पढ़ना होगा। अच्छी तरह से आप लेसन पढ़ लेना और उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करना, ठीक है। उसके बाद आप मेरा वीडियो देखोगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।